बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको एक टास्क दिया था सारे बच्चों को, है ना। वो टास्क क्या था, याद है आप लोग को? एक टास्क मैंने आप लोग को दिया था। वो टास्क ये था कि प्रिंट आउट। यस, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान लो मैं आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊं और अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो उस टॉपिक को पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रिंट आउट लेकर के बैठे होंगे अपने पास। मेरे पास फोन में है तो मैं फोन में निकाल के मैं यहां से क्वेश्चन बोलूंगा, समझाऊंगा, आंसर बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आएगा वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे समझा दूंगा। यही हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट अपने असाइनमेंट्स निकाल लो और मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने कौन सा असाइनमेंट भेजा था। मेरे पास कौन सा असाइनमेंट है नाउन का। और अगर किसी के पास असाइनमेंट नहीं है, किसी ने नहीं निकाला है, तो भाई सीधी सी बात है, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए था, ठीक है। तो अब आपको कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा। रीजन ये क्योंकि हम जितना बेस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि एक दिन में ये पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप लोग भी समझते हो, जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिल अप द ब्लैंक्स से, ठीक है। आस्था वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो आप ग्रुप से निकाल लो, दूसरा फोन ले लो। अगर आप फोन से क्लास ले रहे हो तो दूसरे फोन में व्हाट्सएप कर लो और वहां से निकाल के आप करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ आता है कि जो मैंने पढ़ा है और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छा, मैं आपको और बता दूं कि ये जितने सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि मैंने अपने मन से सेंटेंस लिख दिया, बना दिया, नहीं। ये सारे क्वेश्चन पहले के पेपर में पूछे गए हैं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं, और समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे नॉक करना। हो सकता है समझाने के दौरान, क्वेश्चन डिस्कस करने के दौरान आपको बहुत सारी नई बातों का पता चले, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिले, नए रूल्स मिल जाए, नए कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आप कॉपी भी तैयार रखना, उसमें आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स का ये है, आई फाउंड माई मदर क्राइंग इन पेन या पेन्स। जो क्वेश्चन में हमें कम टाइम देना है कम देंगे, जिसमें ज्यादा टाइम देना है उसमें ज्यादा टाइम मैं दूंगा। आपको पता है मैंने पढ़ाया था कि पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है केयरफुल एफर्ट्स। तो मेरी माँ दर्द में चिल्ला रही थी, ना कि केयरफुल एफर्ट्स में चिल्ला रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, PAIN। क्योंकि पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है केयरफुल एफर्ट्स, सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग आ रही है? दर्द की मीनिंग आ रही है, इसलिए हम जाएंगे यहाँ पर पेन के लिए। आई एंजॉय द ब्लैंक ऑफ किड्स। आपको यह भी बताया था नाउन में, नंबर के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि पोएट्री एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं, कभी पोएट्रीज नहीं करेंगे हम। जैसे न्यूज है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, सीनरी है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, पोएट्री है, सोप है, ये कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होना चाहिए? पोएट्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, ही इज अ मैन ऑफ लेटर और लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने कहा था स्कॉलर, विद्वान लोगों को हम कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर नहीं होता है, अ मैन ऑफ लेटर्स हम कहेंगे। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर, मतलब विद्वान। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी शुड वर्क फॉर द ब्लैंक ऑफ द कंट्री। हो सकता है अब ये न्यू इंफॉर्मेशन है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। और अगर मैं कहूं गुड्स, तो गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान। तो हर किसी को देश की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, न कि सामान के लिए। तो यहां का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुड होगा, न कि गुड्स। A student of English literature just read all the blank of Shakespeare। ये भी क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है कि आपको पता है कि वर्क का मतलब होता है काम, जो भी काम दिया जाता है, और वर्क्स का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, कलेक्शन या फिर संग्रह। तो क्या विलियम शेक्सपियर के सारे काम पढ़ रखे हैं या फिर सारे कलेक्शन उसने पढ़ रखा है? तो सारे कलेक्शन का सेंस आ रहा है, इसलिए वहां पर क्या जाना चाहिए? वहां पर जाना चाहिए वर्क्स, ना कि वर्क। WORKS इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क्स का मतलब होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कह सकते हो आप,
जैसे किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो वो फ्रेश तरीके से लिख सकता है यहाँ पर, या तो कॉम्पोजिशन होता है या फिर कलेक्शन होता है। वर्क्स का मतलब, वर्क का मतलब होता है काम, तो सेंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा। सेकंड में मैंने ये बताया कि पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है अभिषेक, ठीक है। 6th नंबर देखते हैं, अ 3 बेड रूम या रूम्स फ्लैट इज फॉर सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां का मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। अब ये चीज आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ध्यान देना कि 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, 2 पॉइंट आप बस ध्यान रखना। न्यूमेरल, एक होता है न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है? जैसे आप नंबर की बात करते हो 1 2 3 4 5, ये होते हैं न्यूमेरल्स। और यूनिट का मतलब ये होता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं 2, तो आपको नहीं पता चल रहा है 2 क्या, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 डजन्स, तो आपको डजन्स क्या मिल गया? यूनिट। मैं कहूं 2 बॉयज, यूनिट क्या मिल गया? बॉयज। आपको बॉयज यूनिट है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। यूनिट का मतलब है कि हमें ऑथेंटिसिटी का पता चले कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा 2 किलोग्राम्स, बिल्कुल ठीक है, किलोग्राम्स आपको पता है यूनिट। मैंने कहा 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गया? यूनिट। तो जब भी आप न्यूमेरल के बाद अगर यूनिट रखते हो, न्यूमेरल के बाद सपोज आपने यूनिट रख दिया, अगर यहां पर न्यूमेरल मान लो सिंगुलर है, 1 है, तो यहां पर यूनिट भी सिंगुलर होगा। अगर न्यूमेरल 1 से ज्यादा हो जाए तो यूनिट भी 1 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर ये कहूं मैं कि 1 डजन, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 को मैं 2 करूं यहां पे 2, तो डजन होगा? कहते हैं नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? डजन्स हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। मतलब क्वेश्चन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरल के बाद यूनिट आ जाए तो क्या सर हम इस यूनिट का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं? एब्सोल्युटली बना सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो। यहां जरूरत नहीं थी, नहीं बनाया। यहां जरूरत पड़ गई, 2 है तो कर दिया। लेकिन आप कहोगे फिर ये क्या बता रहे हो आप? इसकी इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ आएगी जब आपको दूसरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। आप ध्यान दो, मैंने कहा 1 डजन, आपको नहीं पता 1 दर्जन क्या, नहीं समझ आ रहा। अंडे हैं, केले हैं, क्या है। मैंने कहा 2 डजन्स, आपको फिर से नहीं समझ आया कि 2 डजन्स तो ठीक है, लेकिन 2 डजन्स क्या। तो अब मैं यहां पर रखूंगा एक नाउन, मतलब कि मैंने एक न्यूमेरल का तो यूज किया ही, साथ ही साथ मैंने यूनिट का यूज कर दिया। लेकिन इससे ना अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि 2 दर्जन, 3 दर्जन, 3 किलोग्राम क्या। तो मैंने इसको क्लैरिटी के लिए यहां पर रख दिया नाउन, यहां पर रख दिया नाउन। अब सवाल यह आता है कि सर अगर यहां पर न्यूमेरल सिंगुलर है तब तो सब कुछ सिंगुलर जाएगा, लेकिन अगर न्यूमेरल प्लूरल हो जाए तो क्या मैं इस यूनिट का प्लूरल बना सकता हूं? कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस यूनिट का प्लूरल आप नहीं बनाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे अब मैंने यहां पर लिखा 2 डजन्स एग्स, तो कहता है ये हो गया न्यूमेरल, ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो गया नाउन। तो क्या इस यूनिट का मैं प्लूरल बनाऊंगा? कहता है कि नहीं, यूनिट का प्लूरल नहीं बनेगा। यहां से डजन्स में से एस हटाना पड़ेगा। एक्स तो ठीक है क्योंकि 2 दर्जन अंडे, अंडे तो 1 से ज्यादा है, तो एक्स का तो प्लूरल बनेगा, लेकिन इस यूनिट का प्लूरल नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, 5 years old boy। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर न्यूमेरल क्या है? 5, और यूनिट क्या है? ईयर्स, नाउन क्या है? बॉय। तो जब भी न्यूमेरल, यूनिट और नाउन आ जाए तो मैंने क्या समझाया आपको कि यूनिट का प्लूरल नहीं बनेगा। 5 years old boy कहना गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमें? इसे हमें सिंगुलर ही रखना होगा, 5 year old boy। हाँ, अगर आप वहां से बॉय हटा दो, बॉय हटा दो तो नाउन खत्म, नाउन खत्म, फिर आप यूनिट का प्लूरल बना दो। बात समझ आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहां पर ये कहा गया अ 3 बेड रूम्स फ्लैट। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो अ क्या बन गया? न्यूमेरल। यूनिट क्या है? तो 3 रूम का एक फ्लैट, 3 रूम। तो ये हमारा क्या बन गया? यूनिट। और किसकी बात हो रही है? फ्लैट की बात हो रही है। ये बन गया नाउन, ये बन गया यूनिट। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इस यूनिट का प्लूरल नहीं बना सकते हम। तो देखो और 3 बेड रूम होगा, रूम्स होगा। कहते हैं कि नहीं सर इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यहां पर रूम होना चाहिए, अ 3 बेडरूम फ्लैट। क्या ये क्लियर हुआ सबको?
क्या ये सबको समझ आया? यस और नो का एक बार आंसर करेंगे आप सारे बच्चे। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया सबको? क्योंकि बहुत इजी करके मैंने बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही साथ मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का कि अ 3 बेडरूम फ्लैट इज फॉर सेल, ना कि यूनिट प्लस न्यूमेरल, यूनिट प्लस न्यूमेरल। हाँ, अगर जरूरत हो तो हम करेंगे, मान लो 1 किलोग्राम तो ठीक है, लेकिन अगर 2 आ जाए तब तो इसका प्लूरल बनाना समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर यहां पर हम सिर्फ न्यूमेरल और यूनिट की बात करें, नाउन नहीं है आगे, तब जरूरत पड़े तो आप यूनिट का प्लूरल बना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो आप लोग। न्यूमेरल है, यूनिट है, नाउन नहीं है, तो इसको बनाओ प्लूरल। अभी तो बेसिक सी बात है, आपको इतना तो समझ आएगा कि हाँ ठीक है सर, अगर मैं यहां पर कहूं कि हाँ 5, सपोज मैं कहूं 5 किलोग्राम, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोग्राम थोड़ी ना होता है, 5 तो प्लूरल है, तो किलोग्राम में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, तब मैं यहां पर करूंगा 5 किलोग्राम्स। लेकिन 5 किलोग्राम्स से मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि 5 किलोग्राम क्या, क्योंकि यहां पर नाउन नहीं है ना आगे। लेकिन जैसे ही वहां पर मैं यहां पर लिख दूं शुगर, तब कहते हैं यहां से एस हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि अब ये कौन सा स्ट्रक्चर ले लिया? ये वाला, न्यूमेरल भी आया, यूनिट भी आया और आगे नाउन भी आ गया। तब यहां से मुझे किलोग्राम्स में से एस हटाना होगा, ठीक है। अंजलि 5 ईयर ओल्ड बॉयज कैसे होगा? 5 ईयर ओल्ड बॉयज समझो, अगर मैं एक बॉय की बात कर रहा हूं तो बॉय, और अगर आप 5 साल के 10 बच्चे की बात कर रहे हो तो ठीक है, 5 ईयर ओल्ड बॉयज हो जाएगा, एक से ज्यादा, दैट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आप एक की ही बात कर रहे हो तो वो कहां से पॉसिबल? जब आप एक से ज्यादा की बात करोगे तो बॉयज कर लो, है ना। लेकिन जब एक की बात हो रही है तो वो सिंपली बॉय रहेगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ब्लैंक शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड, आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द ब्लैंक शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड, मैं इसका एक फिर से पॉइंट बता देता हूं। यही बात होती है जब आप पेपर डिस्कस करते हो, तो ये जो बीच बीच में मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब इसका एक रीजन हम समझते हैं, एक पॉइंट समझते हैं कि कुछ ह्यूमन क्वालिटीज होती है। ह्यूमन क्वालिटीज मतलब कुछ इंसानों की ऐसी क्वालिटी होती है, जैसे इंसान ही क्या होता है, या तो पुअर होता है, या तो रिच होगा, या तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, या फिर वो डेफ हो सकता है, या फिर वो डम्ब हो सकता है ना। हो सकता है कि वो हैंडीकैप्ड हो सकता है कि वो ब्रेव ठीक है, हो सकता है ईमानदार हो सकता है बेईमान हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड हो, ये भी हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो। ये सब क्या होते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं, समझना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ये सब क्या होते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं। अब मान लो मुझे बात करनी है एक गरीब आदमी की, एक गरीब लड़के की, तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहां पर? अ पुअर बॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गरीब आदमी। मुझे बात करनी है 2 गरीब आदमी की, मैंने कहा 2 पुअर बॉयज, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे कहना है 5 अंधे आदमी, मैं क्या कहूंगा यहां पे? 5 ब्लाइंड पर्सन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब मुझे ये कहना है, इनकी पूरी कम्युनिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है कि सारे गरीब लोग, सारे अंधे आदमी, सारे ब्रेव लोग, सारे ईमानदार लोग, तो पूरी कम्युनिटी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये तो सिंगुलर रहेगा नहीं, ये बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। इनको प्लूरल बनाना है, यानी कि इनके पूरे कौम को रिप्रेजेंट करना है। तो कभी भी पूरे कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हो तो ये बन जाता है आपका प्लूरल, और फिर से ये पूरे कौम को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि पुअर्स आर ह्यूमिलिएटेड, कि पुअर को ह्यूमिलिएट किया जाता है, गलत हो गया। आप कहना क्या चाहते हो कि सारे गरीब लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, यानी कि पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो।
तो पुअर का पुअर्स कभी नहीं करेंगे हम, रिच का रिचेस नहीं होगा, ब्लाइंड का ब्लाइंड्स नहीं होता है, डम्ब का डम्ब्स नहीं होगा, ब्रेव का ब्रेव्स नहीं करेंगे। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम मैंने क्या बताया, सिंपली इसके पहले आर्टिकल द का यूज करो, इट बिकम्स प्लूरल, ये सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, द पुअर अगर मैं कर दूं तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कभी भी ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि नीचा दिखाना, एक तरह से उनकी निंदा करना, डिस्पाइस करना, इंफीरियर फील कराना। तो यही यहां पर सेंटेंस क्या है, देखो 7th में, द ब्लाइंड शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड, तो पुअर्स करके कोई वर्ड नहीं होता है, रिचेस करके कोई वर्ड नहीं होता है। तो यहां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का पुअर। तो मुझे एक बार बताएंगे सारे बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गया? मैंने यहां पर क्या समझाने की कोशिश की है, इज इट ओके? अगर समझ आ गया तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना चाहिए हमें, सिंपली यहां पर द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा, कोई भी क्वालिटी नहीं, ह्यूमन क्वालिटी। मैंने पूछा ये कहा कि पुअर करके कोई भी वर्ड नहीं, पुअर्स करके कोई वर्ड नहीं होता है, आप एस क्यों ऐड करोगे? सिंपली सोच के देखो कि आप इनमें से किसी में भी एस क्यों ऐड करोगे, प्लूरल बनाने के लिए। कहता है कि इसका प्लूरल बनाना है तो द यूज करो, चाहे यहां पर हो चाहे किसी भी सेंटेंस में हो, ठीक है। अगर आपको इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, देखो मैं बार बार क्या कहता हूं कि प्लूरल बनाने के लिए हमने एक ही हथियार है हमारे पास एक हथियार है, हम सिंपली क्या करते हैं, एस ऐड करो बिकम्स प्लूरल। बट ये हमेशा नहीं होगा, कुछ तो चीजें अलग करनी होगी। तो कहता है कि अगर इनका प्लूरल बनाना है तो इसमें एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूं दोबारा, सारे बच्चे देखेंगे। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो एस कभी भी ऐड नहीं करना है। इनका प्लूरल बनाना है, सिंपली इसके पहले द का यूज कर लो। अगर आप द का यूज करोगे ये प्लूरल बन जाएगा। आप देखो क्वेश्चन और भी क्या पूछा गया है पेपर में, ब्रेव्स आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ये क्वेश्चन पेपर का पूछा गया है। अब अगर आपको मान लो कॉन्सेप्ट याद है, ये समझ आया है, तो आप क्या कहोगे, यहां पर कहना क्या चाहता है कि जो ब्रेव्स होते हैं, यानी कि जो बहादुर लोग होते हैं, या तो उन्हें बहुत जल्दी रिवार्ड कर दिया जाता है या थोड़ा लेट रिवार्ड किया जाता है। तो क्या यहां पर हमने एक किसी ब्रेव की बात की है? बिल्कुल भी नहीं, यहां तो सारे ब्रेव लोगों की बात हो गई। तो यानी कि ब्रेव का प्लूरल चाहिए, तो ब्रेव का प्लूरल क्या कभी ब्रेव्स होता है? नहीं। आपको अगर ये याद है तो आप क्या कहोगे कि नहीं, सर ने कहा था कि ब्रेव का अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपली उसके पहले द का यूज कर लो, यानी कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, द ब्रेव करना चाहिए, ब्रेव्स नहीं होता है। हम क्या करेंगे, द ब्रेव कर दिया, ये बन गया प्लूरल, और आगे प्लूरल वर्ब भी आई है, अब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। समझ आया? कुसुम, ये तो मैंने कहा कहीं भी नहीं होगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए ये बात मैं नहीं समझा रहा, मैंने कहा कि कहीं भी इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, द का यूज करो, ठीक है। अच्छा, और ये संजना ने कहा कि रूम और रूम्स, मैंने अभी यहां पर क्लियर किया कि जब भी आप यहां पर देखोगे तो न्यूमेरल है, ये यूनिट बन गया, और ये हो गया नाउन। तो जब भी न्यूमेरल यूनिट नाउन हो तो इस यूनिट का प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहां पर रूम्स ना करके रूम करेंगे। अ 3 बेडरूम फ्लैट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स सो सिंपल। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को डाउट हो बीच में, नॉक कर लेना मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पोएट्री इज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता या फिर इंसानियत। जो इंसानियत से प्यार करे उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोप। इसका मतलब यह है कि मानवता को हम गिन नहीं सकते हैं बच्चों। ये जो मैनकाइंड है, इस मैनकाइंड को आप गिन नहीं सकते हो, गिनना पॉसिबल नहीं है। तो ये किस तरह का नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस ऐड करके हम प्लूरल क्यों बनाए भाई? अनकाउंटेबल नाउन को गिनना पॉसिबल नहीं है, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता, इसलिए मैनकाइंड्स अगर हमने कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एस यहां से हटाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मैनकाइंड हो जाएगा। पोएट्री इज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 आप छोड़ देंगे क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग दिया गया है, यहां पर गलत है। द ब्लैंक ग्रो इन हेल, चाहे मैं रिच की बात करूं चाहे मैं रिचेस की बात करूं, दोनों में से अगर कोई रखा जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिच का मतलब होता है धनी। देखना मीनिंग कितनी गंदी आ रही है,
रिच ग्रो इन हेल, धनी लोग नर्क में बढ़ते हैं, गलत हो गया। और अगर मैं रिचेस करूं तो ऐसा नहीं है कि रिचेस नहीं होता है, रिचेस वर्ड होता है, ठीक है। यहां से इसे कंपेयर मत कर लेना कि सर अभी आपने कहा कि रिचेस नहीं होता है। इस रिच का मतलब होता है धनी, लेकिन अगर आप रिचेस वर्ड यूज करते हो तो उसका मतलब होता है, अगर हिंदी वर्ड में यूज करूं शायद आपको समझ आ जाए, धन वैभव, प्रॉस्पेरिटी। आप कभी गांव मोहल्ले में देखना, घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं कहते हैं कि सुबह उठा करो, सुबह पूजा किया करो, शाम को झाड़ू मत लगाओ घर में, शाम को दरवाजे खोल दिया करो, खिड़कियां खोल दिया करो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठा करो। इससे क्या होता है, घर में धन वैभव बढ़ता है। तो उस धन वैभव यानी कि प्रॉस्पेरिटी मतलब सब कुछ अच्छा होता है, घर में शांति होती है, पैसे भी आते हैं, लोगों की बुद्धि भी ठीक ठाक रहती है, तो उसे हम कहते हैं रिचेज। तो वो अलग मीनिंग हो गई, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मैं कोई भी यूज करूं, रिच या रिचेज, तो दोनों ही गलत मीनिंग आ रही है, यानी कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट यहां पर छोड़ दिया गया। तो 9th नंबर क्वेश्चन हटा देंगे। 10th नंबर में हम देखेंगे, देयर आर नॉट मेनी ब्लैंक इन दिस विलेज। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपने थोड़ा भी रिवाइज किया है तो प्रॉब्लम नहीं है। जेंट्री मतलब होता है जेंटलमैन, हम कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन प्लूरल वर्ड अपने आप में है, तो जेंट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, जेंट्रीज नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया आप लोग को, जिसका टॉपिक नहीं हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है जेंट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, शी रीड्स इन अ ब्लैंक कॉलेज। याद करो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आंसर होना चाहिए, जैसे मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं गाइस, एक बार बताएंगे आप लोग। वैष्णवी का आंसर आया है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे आंसर करें, जरा सा मैं खुशबू का आंसर ही बड़ा अजीब सा आया, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खुशबू जो आपने आंसर किया है, और चारू आपका भी आंसर गलत हो गया, ठीक है। और पवन ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ सेव होती है, कहाँ सेव होती है कोई बताएगा बच्चा, मुझे भी पता नहीं है, रुको मैं पूछ करके बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे ये रिकॉर्डेड वीडियो होती है। देखो सबका आंसर, ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब ये देखो सीधी सी बात है, आपके पास रिवीजन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपके पास रिवीजन नहीं है। मैंने आपको ये बताया था सिंपली, और ये एग्जांपल भी दिया था, वुमेन कर दिया हमने, औरतें का के का सेंस देना है, लास्ट का लेटर चेक किया, एस है नहीं है, तो का के का सेंस देना है, तो क्या करेंगे हम, एपोस्ट्रोफिस, सही हो गया। पूजा का आंसर गलत आया, मनु का आंसर गलत आया, है ना, गायत्री का आंसर गलत आ गया, यशु का गलत आ गया। कैसे गलत कर सकते हो आप लोग, कैसे गलत कर सकते हो आप लोग, गलत, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो नहीं पढ़ाया है देखो उसमें तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ा दिया है, लेकिन मानो बच्चों मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि हो सकता है कि मैं बाई फेस आप में से किसी को नहीं जानता हूं, कल को मार्केट में दिख भी जाओगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, ठीक है, नाम से ही जानता हूं और नाम मुझे याद भी नहीं रहता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे मेरे से उम्र में ज्यादा भी होंगे, बहुत सारे बच्चे मेरे से उम्र में कम भी होंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी बात, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 साल तो हो गए मुझे पढ़ाते हुए दिल्ली में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स बने हैं, आज की डेट में इंग्लिश के टीचर हैं, सब ने यही काम एक किया है। जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बहुत सारे बच्चे हर डिपार्टमेंट में मेरे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो, सब ने एक ही बात याद रखी है मेरी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मुझे आपको पढ़ाते हुए नियर अबाउट 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगले 4 महीने तक मान लो मैंने आपको और पढ़ाया, और किसी बच्चे ने रिवीजन किया, किसी ने नहीं किया। जिसने रिवीजन नहीं किया वो 5 महीने पढ़ने के बाद भी अगर खुद में देखेगा तो कहेगा कि नहीं यार इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। बात समझ आ रही है, आपकी इंग्लिश अच्छी ही नहीं होगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। और जिस बच्चे ने रिवीजन किया उसके पास बहुत नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जी सर कॉन्फिडेंस है। इस बात को प्लीज आप लोग समझो। और नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन आज कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक एडजेक्टिव होगा। नाउन में
प्रॉब्लम है तो प्रोनाउन नहीं समझ आएगा, प्रोनाउन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो एडजेक्टिव नहीं समझ आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ और भी शेयर करनी थी, मैं बता ही देता हूँ कि जो आपकी 20 मार्क्स का जो पेपर होगा, जितने भी मैं ग्रामर का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इस ग्रामर में मैं बार बार कहता हूँ कि 10 से 12 ही क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के बेसिस पर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। लेकिन ये जो 8 से 10 क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ आपके वोकैब्स के बेसिस पे होंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, वोकैब्स में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वोकैब्स में आपकी मदद आप खुद करोगे। मदद नहीं कर सकता का मतलब क्या है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, समझा दूंगा, याद कौन करेगा? मैं थोड़ी ना याद करूंगा, याद तो आप ही को करना है। अगर आप याद नहीं करोगे, आपने इसे अगर लाइटली ले लिया, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा एक लिंक है। बच्चे ये करते हैं, थोड़ा बहुत मिला करके तो कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं कि आप 100% इसमें करके आओ, लेकिन ये 8-10 नंबर आपका छूटा रह जाएगा। और ये 8-10 नंबर कहां से आएंगे? जो आपको लेसन मैंने भेजा है एंटोनिम सिनोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको भेजा गया, ग्रुप में सर ने शेयर किया था, इडियम्स एंड फ्रेज भेजा है, वो सर ने शेयर किया था। ये सब चीजें अगर आप लाइटली ले रहे हो तो आप बाद में ये कहोगे यार विकास सर से भी इंग्लिश पढ़ी, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अपने पार्ट में कमी मत छोड़ो, क्योंकि मैं अपने पार्ट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? प्लीज खुद पर थोड़ा सा ध्यान दो। जिसने रिवाइज किया बहुत अच्छी बात है। किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर एस नहीं है तो उसको काकी का सेंस देना है, एपोस्ट्रोफ एस आएगा। सिंपल सी बात है। कोई बताएगा मुझे कि रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर मिल जाएगी? ये पवन करके एक बच्चा है वो पूछ रहा है, तो एक बार कोई मुझे बताएगा कि रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर होती है, कहां पर जाकर के हम देख सकते हैं? आप में से अगर किसी स्टूडेंट को अगर नॉलेज है तो एक बार ये कर दो, ऐप पे, ऐप में जाकर के। ठीक है, तो पवन आप जाकर के देख सकते हो वो ऐप पर। ठीक है, नर्सिंग एक्सपर्ट की एक ऐप है, वहां पर वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप देख लेना। ठीक है, चलो उसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर के कर लेना ऐप, और उसमें DSSB के लिए होगा, उसमें जाकर के आप कर सकते हो। गुड, ठीक है। ऐप उसमें ऑप्शन होगा ना, उसमें जाकर के आप देखोगे, डेफिनेटली मिल जाएगा। एक मिनट मैं योगेश का एक ये पढ़ लूं। सर ये पैटर्न है, एक क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराग्राफ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्रामर का रोल देखो कहाँ कहाँ पे आएगा। एरर में है, फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाएगा, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है योगेश, मैं वही सब पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। DSSB के कोर्स में जाकर के देख सकते हो। ठीक है पवन, चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना बहुत कुछ है, टाइम कम है। She reads हो गया। He married his blank sister. फ्रेंड्स मोहन अगर मैं करता हूं, यहां पर अगर मैं फ्रेंड्स मोहन करता हूं तो फ्रेंड का मोहन बहन आ रहा है, मीनिंग गलत है। लेकिन अगर मैं ये करता हूं फ्रेंड मोहन्स, तो मोहन की सिस्टर मोहन्स होना चाहिए, यानी कि उसने शादी की किससे? अपने फ्रेंड मोहन की सिस्टर, तो मोहन्स होना चाहिए, ना कि वहां पर फ्रेंड्स होना चाहिए। वहां पर क्या होगा? मोहन्स सिस्टर होना चाहिए। इजी है। अ पार्क इज अ ब्लैंक प्लेस। मैंने काफी बार आपसे कहा है कि पब्लिक वर्ड के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफेस का यूज नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस कहेंगे, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट आपने सुना होगा, पब्लिक प्लेस सुना होगा, कभी भी पब्लिक वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफेस का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल ही यूज कॉम्पस या कॉम्पासेस। बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि कॉम्पस का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंपासेस क्या होता है? जो सर्कल बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपासेस, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, याद करो। अ बुक इज रमेश द ब्लैंक ऑफिशियल। कस्टम्स होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके माइंड में ये सारी बातें हैं। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है ड्यूटी। तो वहां पर वो ड्यूटी का ऑफिशियल है, ना कि रीति रिवाज का ऑफिशियल है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? कस्टम्स होना चाहिए। 16th नंबर क्वेश्चन में है कि अ बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर और पेपर्स। ध्यान रखना, शायद मैंने ये नहीं पढ़ाया कि अगर आप पेपर वर्ड यूज करते हो तो पेपर की मीनिंग होती है कागज,
पेपर की मीनिंग होती है कागज, लेकिन आप जब इसका प्लूरल बनाते हो तो हम ये सोचते हैं कि चलो बहुत सारे कागज हैं तो हमने कर दिया पेपर्स, लेकिन पेपर्स की मीनिंग बदल जाती है, पेपर्स की मीनिंग बदल जाती है। आपने वर्ड का प्लूरल बनाया तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई, इसकी मीनिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट्स। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? डॉक्यूमेंट्स। आप कभी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपसे क्या कहेंगे इंटरव्यूअर, प्लीज शो मी योर पेपर्स। तो आप अपने कागज दिखाओ, नहीं, वहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। तो जो बुक है वो कागज पे प्रिंट होते हैं या डॉक्यूमेंट्स पे? तो यहां सेंस आ रहा है कागज पे, इसलिए पेपर होना चाहिए। जिसको नहीं पता है ये लिख लेना। इन्वेंशंस आर मेड बाय जेनी या फिर जीनियसेस। तो बेसिकली जीनियसेस होता है, जेनियाई नहीं होता है। जीनियस का प्लूरल फॉर्म हम जीनियसेस करते हैं, जेनियाई नहीं करेंगे। यू नीड सुटेबल ब्लैंक फॉर दिस ओकेजन। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि CLOTH अगर क्लॉथ वर्ड में यूज करता हूं तो इसका मतलब होता है टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। लेकिन अगर जो प्रॉपर सिले हुए कपड़े मैं पहनता हूं उसे हम क्या कहते हैं, क्लोथ्स। तो किसी ओकेजन पे आप सिले हुए कपड़े पहनेंगे यानी वो क्लोथ्स होना चाहिए। 19th नंबर, शी डज नॉट नो इवन द ब्लैंक ऑफ इंग्लिश। D1 में मैंने बताया था कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। तो क्या वो इंग्लिश की भाषाएं तक नहीं जानती है? गलत। वो इंग्लिश के क्या नहीं जानती है, वर्णमाला तक नहीं जानती है। यानी कि यहां पर अल्फाबेट्स ना होकर के अल्फाबेट होगा, क्योंकि अल्फाबेट की मीनिंग होती है वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेजेस। और शी इज ब्रशिंग हर हेयर जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं बनाएंगे, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम हेयर करेंगे ना कि हेयर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने फिल अप द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कुछ एक कॉमन एरर कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, प्रोनाउन के टॉपिक पे। मेरी कोशिश है कि आज मैं आपका प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट करा दूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बिल्डिंग्स रूफ। 15th नंबर नहीं पढ़ा है मैंने, 15th बताया तो है अभी पूजा। 15th में कस्टम्स होगा, कस्टम नहीं होगा। फर्स्ट कॉमन एरर है, बताया था अभी बताया, कंपासेस जो होता है वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो उसे हम कहते हैं कंपासेस। और जो कॉम्पस आप वर्ड यूज करते हो वो होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, बता तो दिया पूजा बता तो दिया। कस्टम्स होता है ड्यूटी और कस्टम होता है रीति रिवाज। कॉमन एरर में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द बिल्डिंग्स रूफ। बिल्डिंग्स रूफ, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं होता है, यानी कि इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को आपको टिक करके आ जाना है, ऐसे टिक कर दो हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, लक्ष्मी या लक्ष्मण। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है कि रूफ ऑफ बिल्डिंग होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, I visited John's and Mary's house but found the couple twice but found the couple missing absent। जब वो कपल्स हैं जॉन एंड मैरी तो उनका जो घर होगा, घर पर दोनों का हक होगा। जब दोनों का हक होगा तो क्या जॉन के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज होगा? कहता है नहीं। क्या होना चाहिए? जॉन एंड मैरीज। याद है, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और दोनों का अगर पोजीशन सेम है, एक चीज को अगर वो पोजेस करें तो एपोस्ट्रोफिस हमेशा बाद वाले के साथ यूज होना चाहिए, पहले वाले के साथ नहीं होगा। यानी कि सेकंड सेंटेंस में सेकंड पार्ट में रहा है, क्या होना चाहिए? आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज। जॉन से एपोस्ट्रोफिस हटाना होगा। ठीक है, ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है। ये मेनी पर्सन्स वाला पार्ट भी तो गलत होगा ना। कौन से क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन से? ये मेनी पर्सन्स, ये कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो? आप बताओगे एक बार, कौन से नंबर? फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। रीजन ये क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट इनटू मेनी। ये देखो, ये कह सकते हो कि मैं ये बाय मिस्टेक है, मेनी पर्सन्स ऐसे होना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, यहाँ पर मेनी पर्सन्स होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। मेनी पर्सन्स डेथ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वैसे मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलती से ये कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखते हैं, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। देखना एक पॉइंट बताया था मैंने एपोस्ट्रोफिस के यूज में कि एपोस्ट्रोफिस का यूज आप एपोस्ट्रोफिस का यूज आप कर सकते हो टाइम एंड मेजरमेंट के साथ, टाइम और मेजरमेंट के साथ कर सकते हैं। तो टाइम और मेजरमेंट में आप देखो टन क्या है, मेजरमेंट है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक खुशबू कैसे कर रहे हो, और टन वेट, यहां तो सिर्फ टन है ना, टन में तो एस नहीं है, एपोस्ट्रोफिस आएगा, बिल्कुल ठीक है। रिवीजन किया करो आप लोग। He did not approve of his son raising stupid question. उसने अप्रूव नहीं किया अपने लड़के का स्टूपिड क्वेश्चन पूछना, लड़के का, अपने बेटे का। तो बेटे के साथ का की का सेंस आ रहा है, यहां तो सन है सिंपली, तो क्या करना चाहिए, सन के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज करना चाहिए। His son's raising stupid question. His son's raising stupid question. बेटे का की का सेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, America's problems are however not so serious and awful as India. अमेरिका की समस्या उतनी सीरियस नहीं है और उतनी भयानक नहीं है जितनी कि इंडिया की। तो इंडिया के साथ काकी का सेंस आ रहा है, पढ़ करके देखो। मैं आप लोगों से बार बार यही समझाता हूं कि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, सेंस नहीं निकाल पा रहे हो, तो सेंटेंस में करेक्शन कभी नहीं कर पाओगे। यहां पर मीनिंग क्या है कि अमेरिका की समस्या उतनी सीरियस और भयानक नहीं है जितनी कि इंडिया की। तो इंडिया, यहां तो सिर्फ इंडिया लिखा गया है, हमें इंडिया की करना हो तो क्या करेंगे हम, एंड में एस नहीं है, क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफिस, इंडियाज, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने की जो टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त की, तुम्हारे बोलने की जो टोन है, साथ ही साथ तुम्हारे फ्रेंड की। तो फ्रेंड की यहां तो गलत हो गया, फ्रेंड के साथ क्या करना चाहिए, FRIEND, और एपोस्ट्रोफिस होना चाहिए ना, दोस्त की, ये ठीक है। थैंक यू अभिषेक फॉर योर सजेशन। मैं कर सकता हूं बट मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि कुछ तो आप अपने पार्ट पे भी काम करोगे यार, वो उसमें नोट करना, जब हम पेन से लिखते हैं ना तो ज्यादा समझ आता है सारी चीजें। ये ऑनलाइन आकर के ना सब कुछ बर्बाद करके चला गया, समझ रहे हो। जब तक पेन और पेपर पे आप लिखोगे नहीं, कुछ मार्क नहीं करोगे, थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे, जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे कि यार लिखा क्या, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप लोग साथ में अपना प्रिंट आउट लेकर के रखा करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। जब ऑफ आ गया तो कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफिस की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ऑफ आ गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, अभिमान करते हैं किस बात का, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको इंप्रूव करने में। तो यहां पर कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं होना चाहिए। रीजन ये क्योंकि ऑफ का यूज तो आपने पहले कर रखा है, ऑफ भी तो काके का सेंस आता है, तो इसलिए वहां पर नहीं होना चाहिए। 8th नंबर, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स। दैट ऑफ आगे तो फिर पुअर्स में क्यों हम ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफिस ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होना चाहिए, दैट ऑफ द पुअर, दैट ऑफ द पुअर होना चाहिए। जब ऑलरेडी ऑफ आ गया तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर योर सेक, आपकी खातिर, साथ ही साथ एज वेल एज फॉर योर वाइफ, आप वाइफ की खातिर का भी सेंस आना चाहिए, वाइफ की, तो वाइफ के साथ क्या करना चाहिए हमें, एपोस्ट्रोफिस, वाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। गलत हो गया, वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं होगा, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, क्योंकि वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या एपोस्ट्रोफिस आएगा, नहीं आएगा, तो वो फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल होगा, ना कि वॉल्स फॉलिंग डाउन। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप फिर से अपना प्रिंट आउट वगैरह जो भी है जिसने नहीं लिया था वो लेकर के रखोगे, और इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
स्टार्ट करें हम प्रोनाउन, यस और नो, व्हाट से? अ टन ना, संजना कैसे बोल रहे हो यार, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बेसिक सी बात है। ए मतलब क्या होता है? एक होता है ना, तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे? प्लूरल। सोचो जरा सा संजना, ए तो सिंगुलर होता है ना, एक होता है, और ये टन्स किया तो ये प्लूरल हो गया, कैसे पॉसिबल है? ये गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए? और टन्स वेट। अब आप कहोगे टन के साथ क्यों यूज किया? क्योंकि टन जो है वो मेजरमेंट है, और मैंने एक रूल बताया था कि मेजरमेंट के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज होता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, सिंपल है, कोई बात नहीं समझना, बट अब क्लियर हुआ। 9th नंबर रिपीट कर दो। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि तुम्हारी खातिर, साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ की खातिर, वाइफ की, तो वाइफ के साथ का की का सेंस आ रहा है, एपोस्ट्रोफिस आएगा। मैं अभी पढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन मैं टैकल कर लूं। थर्ड का आंसर क्या है? अभी तो बताया टन्स वेट होगा, यहां पर ई गलती से लिख दिया मैंने, तुम दिमाग में चल रहा था, यहां पर टन्स होगा, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर है। फोर्थ का कह रहा है कि उसने अप्रूव नहीं किया अपने बेटे का, तो बेटे के साथ का की का तो सेंस आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? सन के साथ एपोस्ट्रोफिस, सन्स रेजिंग। थर्ड भी बता दिया, फोर्थ भी बता दिया। ब्लैंक में थर्ड में है आपका लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान, और फोर्थ में होगा गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड्स मतलब होता है सामान, तो अच्छाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए, ना कि देश के सामान के लिए, ठीक है। और सर 10th नंबर, वॉल्स फॉलिंग डाउन, वॉल एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं होता है, तो द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल होगा, वॉल्स नहीं होगा। फोर्थ का भी बता दिया, थर्ड का भी बता दिया, फर्स्ट का भी बता दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने कहा बिल्डिंग्स, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, एपोस्ट्रोफिस नहीं आएगा। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। मीनिंग तो निकालो, कहां रखोगे, कैसे रखोगे? अगर आप ये करते हो, 9th नंबर क्वेश्चन में कितना नंबर पूछा था आपने सर? सन, सन वाला क्वेश्चन कितना नंबर था? कितना नंबर क्वेश्चन था सन वाला? कितना नंबर क्वेश्चन है सन वाला? रूपाली या रूपक जो भी नाम है, आधा ही दिखता है, 3 ही लेटर्स मुझे दिखते हैं। फोर्थ, he did not approve of his son raising stupid question। कैसे करोगे ऑफ? अगर आप यहां पर ऑफ करोगे तो सिर्फ ऑफ रख थोड़ी ना देना है, हमें सेंस भी तो बनाना है। ऑफ कहां रखें हम? रेजिंग हिज सन, रेजिंग ऑफ कैसे करेंगे? रेजिंग ऑफ पॉसिबल है, सोचना, मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए, थोड़ी ना उठा करके रख देना है। लैंग्वेज में सेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? और एक साथ ये जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, ध्यान दो, ये जो सेंटेंस का पैटर्न होता है ऐसे ही होगा ना, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, नो एरर। एक साथ आप एक ही पार्ट में तो टिक करोगे, दोनों में कैसे करोगे? और लिखा क्या गया है? हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, जो भी है, और यहां से अलग कर दिया गया पार्ट। आप ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कैसे सही करो? अगर ब्लैंक हटा दूं तो आप इसे ऐसे सही करोगे, सिर्फ इतना करने से क्या हमारा काम चल जाएगा? अगर मैं रख दूं यहां उठा करके, रेजिंग ऑफ सन स्टूपिड क्वेश्चन, मीनिंगलेस, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ आया है रूपक या रूपाली? समझ आया रूपाली कि ये मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए ना, मीनिंगफुल नहीं बन रहा इसीलिए, और एक साथ 2 पार्ट में नहीं करेंगे,
ठीक है। एक्चुअली कंफ्यूजन ऐसे आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे 2-3 लेटर्स स्टार्टिंग के दिखते हैं, पूरा नाम नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं गेस करता हूँ, या तो रूपक भी हो सकता है, रूपाली भी, ठीक है। पेन का मतलब पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब होता है सावधानी पूर्वक प्रयास। बात समझ आ रही है? सावधानी पूर्वक प्रयास। तो जहां पर दर्द का सेंस आएगा हम पेन करेंगे, जहां पर सावधानी पूर्वक यानी कि केयरफुल एफर्ट्स की बात होगी वहां पर पेन्स कर देंगे, ठीक है जी। और किसी कोई डाउट? बिल्डिंग गॉड था सर, 1 में बिल्डिंग गॉड था, 1 में बिल्डिंग गॉड था मतलब, हाँ बिल्डिंग्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है। अंजना या अंजलि, आप क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछ रहे हो, फिल अप द ब्लैंक्स या कॉमन एरर? फिल अप द ब्लैंक्स या फिल अप द ब्लैंक्स? लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, जैसे ऊपर भी ज्योति ने और एक और बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ने कुछ ये किया था, मैं जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप हो चाहे कहीं भी मैं ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग के ग्रुप में कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। मुझे जो भी भेजना होता है तो मैं मैथ्स वाले सर को भेज देता हूँ, वो आपके ग्रुप में शेयर करते हैं। तो अब उन्होंने क्या शेयर किया है नहीं किया है, बेटर होगा कि आप उनमें से एक बार डिस्कस कर लो, अदरवाइज मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है। चले हम आगे हम प्रोनाउन कंटिन्यू करें या इसी में रहना है, जैसा आप कहोगे। व्हाट से आगे चलें, प्रोनाउन कंप्लीट करें। चलो जी, नहीं एक बार मैं असाइनमेंट कराऊंगा, मैं कुछ सोच समझ के नहीं कराता हूँ। रीजन ये कि आधा असाइनमेंट कराया मैंने, आधे में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, ठीक है। तो बहुत सारी जब प्रॉब्लम हुई होगी तो अंदर से बेचैनी होगी कि यार समझ नहीं आ रहा है, तब जाकर के आप कॉपी उठाओगे, नाउन पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, ये करोगे वो करोगे, तब जाकर के रेस्ट जो पार्ट है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों चलने दो। हाँ, एक घंटे में ऐसे ही करके हम चलेंगे, ठीक है। प्रोनाउन स्टार्ट, चलो हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था एक बार आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था सर? जो YouTube एरर की कल वाली वीडियो थी, वैसे क्वेश्चन क्लास के टाइम पर हो गई क्लास टाइम, बट बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलो मैं क्या बोलूँ, रिवीजन ही कर सकते हो और जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप लोग YouTube वाली वीडियो देखते हो कि नहीं? आप लोग YouTube वाली वीडियो देखते हो कि नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों को देखना चाहिए। रीजन ये क्योंकि कहने की बात है कि वहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसके पीछे मैंने इतनी सारी कहानी बताता हूँ YouTube पे, बहुत सारी कहानियां बताता हूँ और उतना यूजफुल होता है। आप में से अगर कुछ बच्चे अगर नहीं देखते हैं तो मैं कहूंगा कि जाके जरूर देखो उसे, ठीक है। वो आप ही लोग के लिए, सब कुछ आप ही लोग के लिए हो रहा है। कंटेंट्स बहुत सारे हैं, पढ़ने वालों की कमी है। सम पढ़ा दिया है मैंने। हम आज की क्लास में देखेंगे, मेनी देख लेते हैं, मच देख लेते हैं, फ्यू देख लेते हैं, लिटिल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये 2-4 चीजें हैं, वो आज हम कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। देखो जी, इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संख्या और एक होता है मात्रा, ठीक है। मात्रा की इंग्लिश होती है क्वांटिटी और संख्या, देखो जब मैं संख्या की बात करूंगा, ठीक है, जब मैं संख्या की बात करूंगा तो संख्या को ही तो गिना जा सकता है, या तो संख्या में 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो। और अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आई होप, कि अगर कोई चीज संख्या में 1 है तो वो सिमिलर है, 1 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। वेरी सिंपल, ठीक है। सोच के देखो एक बार, सारे बच्चे रिप्लाई करना, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे।
कि अगर संख्या में एक है तब तो वो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही संख्या में एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लुरल है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि संख्या में कुछ, अगर ये सेंस मुझे देना है संख्या में कुछ, तो ये सिंगुलर का सेंस दे रहा है या प्लुरल का? कौन बताएगा आप में से? संख्या में कुछ किसका सेंस दे रहा है, सिंगुलर या प्लुरल? क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड। सिंगुलर किसने कहा है भाई? सिंगुलर किसने कहा है? सिंगुलर रूपाली ने कहा है, नेहा ने कहा है। ठीक है, सिंगुलर कैसे हो सकता है? या संख्या में एक है उसको आप कुछ का सेंस दोगे ही नहीं। आप समझ रहे हो, संख्या में अगर एक है तो उसे कुछ कैसे हम बोल सकते हैं? कुछ तो तभी होगा जब वो एक से ज्यादा होगा। अगर मान लो कि 4 बच्चे क्लास में आए हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन क्लास में अगर एक ही बच्चा आया है तो आप उसे बोल सकते हो कि कुछ बच्चे आए हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो संख्या में कुछ का मतलब होता है कि वो एक से ज्यादा है। ये वाली बात हिंदी आपको समझ आती है। इसी हिसाब से मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर संख्या में कुछ मैं लिख दूं तो ये कितने का सेंस दे रहा है भाई? ये तो प्लुरल का सेंस दे रहा है। और अगर मैं मात्रा में कुछ दे दूं तो मात्रा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि जिसको गिनना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूं वाटर, मैं कहूं शुगर, सॉल्ट, सॉइल, हेयर, मिल्क, ये क्या है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब इंग्लिश में होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिनना पॉसिबल ना हो। तो क्वांटिटी मतलब ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो अगर आपको सेंस देना है कि संख्या में कुछ, ऐसे नहीं करके चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसे और आसान बनाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा सा और इजी फील हो। थोड़ा इसे और इजी करता हूं मैं, ठीक है बच्चों? देखो, इजी ये है कि मैं यहां पर बात करूंगा अब प्लुरल की, ठीक है, और यहां क्या कर देता हूं मैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, संख्या मतलब प्लुरल की बात होगी और मात्रा अनकाउंटेबल। मैं सम का यूज SOME जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो प्लुरल के लिए भी जा सकता है और सम का यूज अनकाउंटेबल के लिए भी जा सकता है। तो सर मीनिंग क्या आएगी? बहुत आसान है। अगर मैं सम का यूज करूं तो क्या मीनिंग आ जाएगी? कुछ। और यहां भी क्या मीनिंग आ जाएगी? कुछ। देखना कितनी अच्छी मीनिंग आ गई। सम का यूज प्लुरल के लिए करोगे तो संख्या में कुछ, मात्रा के लिए करोगे तो मात्रा में कुछ। तो प्लुरल के लिए हमारे पास सर और भी कुछ है। हाँ जी है, मेनी। मेनी का मतलब होता है बहुत, एक से ज्यादा। तो जब मेनी बहुत का सेंस देगा तो नाउन कैसा चाहिए? प्लुरल। लेकिन अगर सर मुझे कहना है मात्रा में बहुत, तो क्या मेनी आ सकता है? कहता है नहीं। मात्रा में यानी कि अनकाउंटेबल में अगर बहुत का सेंस देना है तो आपको यूज करना चाहिए मच। ये क्या सेंस दे जाएगा? बहुत। ठीक है, अगर मुझे सेंस देना है कि संख्या में थोड़ा सा, और फिर मुझे सेंस देना है कि नहीं मात्रा में थोड़ा सा, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप समझो कि सेंस अगर मुझे क्या देना है, अगर मुझे जैसा सेंस देना है वैसा मैं इनमें से यूज करूंगा। मुझे कहना है संख्या में कुछ, सम। मुझे कहना है मात्रा में कुछ, सम। मुझे कहना है संख्या में बहुत, मेनी। मुझे कहना है मात्रा में बहुत, मच। बहुत सारे लोग हैं, मेनी पीपल। बहुत सारा पानी है, मेनी वाटर। नहीं, वाटर अनकाउंटेबल है, मच वाटर। अगर मुझे कहना है संख्या में थोड़ा सा, तो हम 3 चीज यूज कर सकते हैं, या तो फ्यू, या तो अ फ्यू, या तो द फ्यू। इसकी मीनिंग क्या होती है? थोड़ा सा। इसकी मीनिंग हो जाएगी थोड़ा सा। और अगर मात्रा में थोड़ा सा कहना है तो हम यूज करेंगे लिटिल, और लिटिल, और द लिटिल। ये क्या कहता है? ये भी थोड़ा सा। अगर आप
इतनी बात याद रखते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ट्रिकी वे में हो जाएंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखो, पहला अगर मैं कहूं कि मच पीपल आर अवेटिंग द प्रिंसिपल, क्या बता सकते हैं ये राइट है या रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो क्या करना चाहिए? अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए? वाह बहुत अच्छी बात है, गुड। कितना मजा आ रहा है, मतलब मुझे पढ़ा के भी मजा आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको पढ़ के भी मजा आ रहा होगा। जब चीजें समझ आने लगती है ना बहुत मजा आता है ना? और जब सामने से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो टीचर को भी बहुत मजा आता है। कितने अच्छे से हमें समझ आया कि सर पीपल तो प्लूरल है और प्लूरल में क्या मच का यूज होता है? कहता है बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहिए यहाँ पर? मच की जगह पे आप इसे इंप्रूव कर दो, मेनी पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके असाइनमेंट, जब मैं आपको प्रोनाउन का असाइनमेंट दूंगा उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, देयर आर मेनी ट्रैफिक इन दिल्ली। करेक्ट करो, देयर आर मेनी ट्रैफिक इन दिल्ली। राइट और रॉन्ग? करेक्ट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको अब समझ आ रहा है कि सर ट्रैफिक नहीं गिन सकते हैं हम रेड लाइट्स को काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, बट ट्रैफिक को गिनना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रैफिक कैसा राउंड हो गया? अनकाउंटेबल। सर अनकाउंटेबल के लिए तो मेनी आता ही नहीं है, अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? मच। यहां पर हमने मेनी को कर दिया मच, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी तो ध्यान रखना होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। देखो प्लूरल वर्ब सिर्फ एक चीज के लिए, प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन सिंगुलर वर्ब दो चीजों के लिए, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब कैसे आ गई? यहां पर भी क्या करना चाहिए? इज। और क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं। He gave me a few flour। फ्लोर का मतलब आटा, ठीक है। फ्लोर का मतलब आटा, बात समझ आई? आटा हो गया। तो देखना सही है गलत है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात ये कि सर आटा तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए सर फ्यू आता ही नहीं है। अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? लिटिल। यहां से फ्यू हटाओ, कर दो लिटिल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। स्लाइड की टेंशन नहीं लेनी है, स्लाइड दिखा दूंगा मैं। लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर काफी बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ड होता है फ्यू, एक होता है a few, एक होता है the few, एक होता है लिटिल, एक होता है a little और एक होता है the little। ये तो अलग कैटेगरी में है और ये तीनों अलग, ये प्लूरल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए। ये तो बेसिक डिफरेंस हमको हमें पता है। लेकिन कहता है कि ये और ये आपस में क्या डिफरेंस है? सर फ्यू कहां आएगा, अ फ्यू कहां आएगा, द फ्यू कहां आएगा? बात समझ रहे हो? ये कहां पर आएगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, सारे बच्चे कंसंट्रेटेड मैनर में सुनना और आंसर करना। मैं सबसे पूछूंगा, पहले इसकी एक बार हिंदी बता देता हूं, ठीक है। ये होता है संख्या में, संख्या मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ये तो प्लूरल के लिए आएगा इसलिए मैं संख्या लिख रहा हूं। संख्या में ना के बराबर, संख्या में ना के बराबर। इसकी मीनिंग होती है संख्या में थोड़ा सा, संख्या में थोड़ा सा। ये कहता है संख्या में जितना भी है, जितना भी है पूरा। सेम मीनिंग होती है इसकी भी। लिटिल का मतलब कहता है
अब ये मात्रा के लिए आ जाएगा, मात्रा में न के बराबर, मात्रा में न के बराबर। अ लिटिल मतलब क्या होगा, मात्रा में थोड़ा सा, मात्रा में थोड़ा सा। और द लिटिल मात्रा में जितना भी है पूरा। सिंपल सी मीनिंग है, हमें समझ आ रहा है कि ये प्लूरल के लिए चला जाएगा और ये अब यूज कैसे करेंगे, तो आप सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब सेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है, मैंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अब एक छोटी सी कहानी आप सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मानो, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट रुको, थोड़ी देर के लिए आप सारे बच्चे ये मानो कि, मानना है थोड़ी देर के लिए कि आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में 10 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाता है, मान करके थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे हम कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, दो बातें होती है, एक होता है रुपए और एक होता है मनी। रुपी और एक होता है मनी। रुपी को हम गिन सकते हैं, 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज, तो ये यानी कि काउंटेबल हो गया। लेकिन मनी को नहीं गिना जा सकता है। मनी, MONEY, मनी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को गिनना पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। रुपी को गिन सकते हैं, कॉइन को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को हमेशा क्या माना जाएगा, अनकाउंटेबल। तो अगर मनी के लिए मुझे कुछ यूज करना हो तो मैं फ्यू यूज करूंगा या लिटिल, जाहिर सी बात है लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, फ्यू तो प्लूरल के लिए। अब सोचो, आपके पास मनी है कितना, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए है आपके पास। ठीक है, एक सिचुएशन कि आप एक मंदिर में जा रहे हो, मंदिर गए, मस्जिद गए, कहीं भी, और वहां पर बाहर भिखारी ने आपसे कहा कि भाई साहब चाहे बहन जी कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। आपने पता है कितना पैसा दिया, 1 रुपए का एक सिक्का। आपके पास कितना है, 10 करोड़। अब मैं सारे बच्चों से जानना चाहता हूं, इंग्लिश लिख के मत भेजना, हिंदी लिख के भेजना, कितना दिया आपने, इस हिसाब से आपने उसे कितना दिया। 10 करोड़ आपकी जेब में है, इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी लिख करके भेजो, इंग्लिश नहीं चाहिए, फ्यू लिटिल मत भेजना। कितना दिया आपने, कितना दिया, ना के बराबर दिया। 10 करोड़ थे, भिखारी ने मांगा, आपने एक सिक्का निकाल के दे दिया। फिर मैं कह रहा हूं, देखो भाई, कोई स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि स्मार्ट बनोगे तो आंसर गलत आएगा। किसी ने लिख करके भेजा है फ्यू, गलत हो गया आंसर। मैंने क्या कहा, हिंदी लिख के भेजो, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो ना के बराबर आपने पैसा दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मत लिखो एक्स्ट्रा, प्लीज प्लीज मत लिखो, गलत हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट तो सुनो भाई, ध्यान से सुनो। दूसरे मंदिर में आप पहुंचे, दूसरे मंदिर में फिर से आपसे एक भिखारी ने पैसा मांगा कि भाई साहब बहन जी आप मुझे कुछ पैसे दे दो। आपने निकाल करके, आपके पास कितने, 10 करोड़, आपने निकाल करके 100 रुपए दे दिए। कितना दिया, कितने दिए आपने पैसे, आपने उस भिखारी को कितना दिया, थोड़ा सा। बात समझ आ रही है, थोड़ा सा। ठीक, तीसरे मंदिर में पहुंचे, फिर मांगा आपसे, आपने क्या किया, पूरा का पूरा 10 करोड़ उठा के दे दिया। तो कितना दिया आपने, तीसरे मंदिर में, मस्जिद में आपने 10 करोड़ उठा के दे दिया। इसे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मान लो आपने दे दिया, इसलिए मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूं, पूरा ही दे दिया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में तो समझ आ रहा है ना, कि कहां पर मुझे थोड़ी सा का सेंस लेना है, कहां पर मुझे न के बराबर का सेंस लेना है, कहां पर मुझे पूरा का सेंस लेना है। मान लो घर में एक भिखारी आया, वो मांग रहा है कि बहन जी खाने के लिए दे दो। आपने क्या किया कि घर में जितना भी आटा पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा आटा उठा के दे दिया। ठीक, अब यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं, एक मैंने बात की है पैसे की, मनी की, दूसरी तरफ बात की है मैंने आटा की। तो पहले केस में जब आपने उसे एक सिक्का दिया, मतलब पैसे दिए, मनी, तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ना के बराबर का सेंस तो दोनों में आता है, फ्यू में भी आता है, लिटिल में भी आता है। लेकिन मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहले वाले भिखारी को आपने क्या दिया, 6 में से बताओ कितना दिया, इस 6 ऑप्शंस में से आप बताओ पहले वाले भिखारी को आपने कितना दिया, इस 6 ऑप्शंस में से। लिटिल,
फ्यू कौन आंसर कर रहा है फ्यू का? भाई मनी, अभी तो समझा रहा हूं, क्या करते हो म्यूट कर देते हो क्या जब मैं बोलता हूं? आप लोग अभी तो समझाया, मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए फ्यू जाएगा क्या? फ्यू तो प्लूरल के लिए जाता है। आपने मनी दिया, आपने पैसे दिए उसे, तो कितना दिया? लिटिल दिया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अगर आपने उसे 100 रुपए दिए तो कितना दिया? सेकंड केस में कितना दिया इसमें से बताओ? नहीं, 1 रुपए में तो मनी की बात कर रहा हूं। आपने 100 रुपए दे दिए, यानी कुछ पैसा दिया, कितना दिया इसमें से? अ लिटिल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। संख्या में थोड़ा सा पूजा क्या बोल रहे हो? पैसा मनी को गिन सकते हो क्या आप? संख्या में होता है। अभी तो बार बार बोल रहा हूं यार कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है। संख्या कहां से आ गई? और मैं पूछ रहा हूं इसमें से आंसर करो, तो हिंदी बता रहे हो, हिंदी पूछ रहा हो तो इंग्लिश लिख रहे हो आप लोग, है ना? माननी ही नहीं है बात सर की, कोई बात नहीं है। वहां पर अ लिटिल दिया। तीसरे भिखारी को कितना दिया? तीसरे भिखारी को आपने कितना दिया? द लिटिल। जितना था पूरा, जितना था पूरा का पूरा दे दिया। और चौथे पॉइंट में घर में कोई आया आटा लेने, या फिर भिखारी ने, उसने मांगा कि हाँ भाई साहब चाहे बहन जी कुछ दे दो, घर में जितना आटा था उठा के दे दिया, तो उस भिखारी को आपने कितना आटा दिया? इसमें से कितना आटा दिया? फिर वही बात है, कुसुम आटा गिन लोगे आप? कुसुम आटा गिन लोगे? आप फ्यू का यूज कर रहे हो। कुसुम नहीं गिन सकते हो ना? आटा तो नहीं गिन सकते हम। आटा क्या है? अनकाउंटेबल है। तो ये तो कितना आसान हो गया। यानी कि यहां पर हम जो यूज करेंगे ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल पेशेंटली आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या था देखो। अगर हैंडराइटिंग ना समझ आए मैं बोल देता हूं। इफ यू हैव ब्लैंक ब्लैंक होप इन योर लाइफ यू कैन अलाइव। सोच के आंसर करना। इफ यू हैव ब्लैंक होप इन योर लाइफ यू कैन अलाइव। सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये बाइफर्केट कर लो कि मुझे फ्यू का कंपाउंड चाहिए या लिटिल का चाहिए। पहले तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं। वैसे सीधी सी बात है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? होप, आशा। होप को नहीं गिन सकते, होप को नहीं गिन सकते। तो एक तो कंफर्म हो गया कि फ्यू के कंपाउंड्स तो आने से रहे। ठीक है। फिर अगली बात कह रहा है कि अब इसमें क्या यूज करें हम? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एक बात, अच्छा एक बात, आप लोग की हिंदी कैसी है? हिंदी समझ आती है? आप लोग की हिंदी कैसी है? हिंदी समझ आती है? मुझे तो ये लगता है कि बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप का बिहारी हूं। ठीक है। अपनी चीजों को छोड़ता नहीं हूं, तो मुझे ये लगता है कि मेरी ही हिंदी खराब है। ठीक है। और मैं मानता भी, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि चलो ठीक है मेरी हिंदी खराब है। आप लोग की तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए यार। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, हरियाणा में जो लोग रहते हैं, इनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। कब होता है, कब होती है ये, और अच्छे तरीके से लोग बोलते भी हैं। यार एक बात सोचो, अगर आपके पास ना के बराबर होप है जिंदगी में, तो क्या आप जिंदा रह सकते हो क्या? हिंदी सोच लो। यहां पर बात देखो, अगर आपने में से जिस बच्चे ने लिटिल का आंसर किया, उसमें जैसे सोचना यहां पर लिटिल की क्या मीनिंग आ रही है कि यदि आपके पास जिंदगी में ना के बराबर होप है तो आप जिंदा रह लोगे। ये कौन सी मीनिंग है यार? तो हिंदी ही खराब है। आप जिंदा रह सकते हो कब? यदि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी होप है तो आप जिंदा रह सकते हो। किसी ने कहा द लिटिल, क्या मीनिंग आ रही है भाई? वो आउट ऑफ वर्ल्ड मीनिंग आ रही है कि यदि आपके पास जितना भी होप है पूरा है जिंदगी में तो जिंदा रह लोगे। ये कौन सी मीनिंग है? मैंने इसीलिए कहा कि सेंस, इतनी कहानियां क्यों बताई है, इतनी हिंदी क्यों लिखी है? सेंस समझो। यदि आपके पास थोड़ी सी भी होप है जिंदगी में तो आप जिंदा रह सकते हो। ना कि आपके पास ना के बराबर होप है तो जिंदगी में जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। यदि आपके पास जितनी भी होप है पूरी की पूरी, नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक तो फ्यू तो जाना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है।
क्या जाना चाहिए यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अ लिटिल। एक बार फाइनली मुझे बताएंगे सारे बच्चे यहाँ अ लिटिल मैंने कैसे किया, समझ आया या नहीं आया? किसी ने कुछ कटोरे की बात की, एक बार जैसा समझू मैं क्या था, क्या कटोरे की बात हो रही थी? बड़े अजीब अजीब से आते हैं। क्या कटोरा था? मेरा तो सम आ रहा है सर, मेरा तो सम आ रहा है। क्या कर रहे हो पूजा? सम कहां से आ गया? कटोरी की बात किसने की और क्या बात हुई है? हाँ, पूजा ने किया है सर। एक कटोरी दिया तो अ लिटिल, या एक चम्मच है तो ऐसे मत जज करो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि चम्मच और कटोरी के बेसिस पर थोड़ी ना हम लिटिल को करेंगे, सेंस के बेसिस पे करेंगे ना पूजा। चम्मच कटोरी के बेसिस पर थोड़ी ना करेंगे हम, हैं? ये एक चम्मच दिया, एक कटोरी दी, इस पर नहीं होगा। फर्स्ट बेगर कोई एक, फिर वही बात है, कुसुम नहीं, खुशबू जो भी है, सॉरी। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आपने एक सिक्का दिया, मैंने कहा कि आपने उसे कितने पैसे दिए, ना के बराबर दिए ना। कंपैरिजन अगर आप करते हो तो ना के बराबर ही तो पैसे दिए आपने उसे, तो ना के बराबर आप ये मत सोचो। फिर एक बात बताओ, समझो यहां पर फिर से हिंदी, कि अगर आपने पहले भिखारी को एक सिक्का दिया तो वहां पर आप क्या कहोगे? कि he gave a coin to a beggar, little और few की तो कहानी खत्म हो गई, यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको कहना है कि हाँ ना के बराबर दिया, तभी तो लिटिल आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आपने क्लैरिफाई कर दिया कि 100 रुपए दिए, तो वहां पर लिटिल या फ्यू कुछ जा सकता है क्या? आप तो यही कहोगे ना कि उसने 100 रुपए दिए, खत्म। he gave a 100 रुपी नोट, खत्म कहानी। अगर आपने 10 करोड़ दे दिया, आप अगर बात 10 करोड़ की कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? he gave 10 करोड़, खत्म। लेकिन आप तो ये कहना चाहते हो ना कि हाँ ना के बराबर दिया। ना के बराबर क्या दिया? पैसे। ये क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो कि एक सिक्का दिया, ये तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया। आपने ना के बराबर पैसे दिए, he gave little money। आपने 100 रुपए दिया, 10 करोड़ थे, कितना दिया? थोड़ा सा दिया। तो आप थोड़ा सा का थोड़ा सा बोल रहे हो, ना कि 100 रुपए। अगर 100 रुपए बोलोगे तो 100 रुपीज लिखना पड़ेगा, फिर लिटिल फ्यू कहानी खत्म। लेकिन आप क्या कहना चाहते हो? थोड़े से पैसे दिए, he gave a little money। और आप कहना चाहते हो कि नहीं पूरा का पूरा दे दिया, तो आप ये नहीं कहना चाह रहे हो 10 करोड़। अगर आप कहते हो कि नहीं 10 करोड़ दिया, तो लिखो he gave 100 करोड़ या 10 करोड़। लेकिन आप कहते हो कि नहीं जितना था पूरा दे दिया, he gave the little money he had। क्लियर हुआ खुशबू और पूजा? आप लोग बताएंगे क्लियर हुई मेरी बात? ये सबको क्लियर हुआ? पूजा और खुशबू, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है श्वेता, थैंक यू। ठीक है, आई एम नॉट ग्रेट, यू आर ग्रेट कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं फाइनल, उसके बाद से इसके आगे चलेंगे हम, जो भी बचता है पार्ट इसमें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वो भी समझ लो। लास्ट क्वेश्चन ये है, वही सेंटेंस में दे रहा हूं, फिर से नहीं दूसरा सेंटेंस दे दूं मैं। चलो थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूं, घबरा मत जाना आप लोग, ब्लैंक है ये। बुक्स he gave me are interesting। ठीक है जी, थोड़ा टाइम ले लो गाइस, थोड़ा टाइम ले लो, मतलब सोचो, आप हिंदी सेंस लगा लो। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं, मेरे पास बहुत टीचर्स का फोन आया, बहुत स्टूडेंट्स का, बहुत रिलेशन में लोगों का फोन आया कि यार विकास एक बात होता है, तो इंग्लिश पढ़ाता तो हिंदी में बोलता है, हिंदी में समझाता है। मैंने कहा इंग्लिश बोलूंगा ना तो जो मैं बोल रहा हूं वही समझने में बच्चे गायब हो जाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो मैं इंग्लिश हिंदी में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स अपोज करते हैं। मैंने कहा नहीं करना है अपोज। भगवान बुद्ध जो थे ना, वो सबसे ज्यादा इतने प्रचलित क्यों हुए पता है? क्योंकि उस समय वो उस भाषा में प्रीच देते थे, उपदेश देते थे जिस भाषा में सारे लोग कंफर्टेबल थे। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश की है, बोलने के लिए तो दुनिया बोलती है, तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो भाई, मैं उसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा आप यहां पे लैंग्वेज अप्लाई कर लो, सब समझ आ जाएगा। ब्लैंक बुक्स ही गेव मी आर इंटरेस्टिंग। तो पहले ये डिसाइड कर लो स्टेप वाइज कि फ्यू में से कोई आएगा या लिटिल में से आएगा।
यूट्यूब लाइव क्लास में इधर नीदर नन का एक्सप्लेनेशन है, ईच एंड एवरी यहाँ क्लास में कराओ। नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और। मतलब मोस्टली बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं बट बहुतों के गलत भी आ रहे हैं। थोड़ा और दिमाग लगाने की कोशिश करो यार। हिंदी सेंटेंस निकालो, सेंस निकालो। अगर आप फ्यू करते हो, मान लो, चलो मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। एक तो बात तो कंफर्म है कि लिटिल तो आने से रहा क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक। अगर मैं फ्यू करता हूं तो देखो क्या मीनिंग आएगी। संख्या में ना के बराबर उसने मुझे किताबें दी, इंटरेस्टिंग है। यही हिंदी सेंटेंस पढ़ के सोच लो, कॉमन सेंस लगा लो, मत सोचो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। संख्या में ना के बराबर उसने मुझे किताबें दी, इंटरेस्टिंग है। क्या कोई सेंस बन रहा है? जिन बच्चों ने भी फ्यू का सेंस दिया कि फ्यू होगा, क्या कोई सेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, फ्यू करके देखता हूं मैं। संख्या में थोड़ी सी किताबें उसने मुझे दी, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लास्ट में लिखा है आर इंटरेस्टिंग। संख्या में थोड़ी सी किताबें उसने मुझे दी, इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये अलग लेवल का है, अ लिटिल आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमसे ना हो पाएगा, बट मैं ये कहूंगा कि मुझसे ना हो पाएगा यार। ये अ लिटिल, द फ्यू, फ्यू है ना, लिटिल कहां से आ गया यार? अगर मैं यहां पे कहता हूं कि अ फ्यू बुक्स, यानी कि संख्या में थोड़ी सी किताबें उसने मुझे दी, इंटरेस्टिंग है, ठीक। द फ्यू रख के देखो कितनी गजब की मीनिंग आएगी। द फ्यू करके देखो। संख्या में क्या लिखा है मैंने, इसीलिए तो ये हिंदी क्यों लिखी है, ताकि आपको इजी फील हो। क्या इससे बेहतर मीनिंग इन दोनों से आ रही है? एक बार खुद से पढ़ के देख लो। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी, इंटरेस्टिंग है। पढ़ के देखना, और मीनिंग अगर अच्छी ना आए तो बताओ मुझे। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी, इंटरेस्टिंग है। क्या ये मीनिंग फिट बैठ रही है यार? बताओ तीनों में से कौन सी मीनिंग अच्छी लग रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी मीनिंग सही आ रही है? संख्या में ना के बराबर किताबें दी, इंटरेस्टिंग है। संख्या में थोड़ी सी किताबें दी, इंटरेस्टिंग है। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी, पूरी इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है यहां पर पूरा। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी, पूरी इंटरेस्टिंग है। कौन से में मीनिंग फिट बैठ रही है? एक बार फाइनल सारे बच्चे आंसर करेंगे। फ्यू और फ्यू, द फ्यू, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस। संख्या में जितनी भी किताबें उसने मुझे दी, पूरी की पूरी अच्छी है। मैं क्या समझा रहा हूं? मीनिंग 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 निकालो। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सेंस तो निकालना पड़ेगा, बिना सेंस के नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फ्यू हो जाएगा। द फ्यू बुक्स, वेरी गुड। एक बार जैसा मैं कमेंट्स पढ़ लूं, किसी ने क्या क्या कमेंट किया। द फ्यू ही होगा, मैंने कोई बात नहीं। रूपाली बोला था ना, ठीक है। और सर फ्यू और लिटिल में फ्यू बताया, ठीक है, ठीक है संजना, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं, परेशान होने की बात नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं हंसता जाता हूँ। दिक्कत ये है, मेरी क्लास में बच्चे सीरियस नहीं होते हैं क्योंकि मैं हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ। मैं सीरियस इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पिछले स्लाइड। मैं सीरियस इसलिए नहीं होकर पढ़ाता हूँ स्ट्रिक्ट होकर, क्योंकि स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश ऐसे ही खतरनाक, ठीक है, बच्चे डर जाएंगे, सवाल ही नहीं करेंगे मेरे से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, ले लिया होगा आई थिंक स्क्रीनशॉट इसका, और सब कुछ क्लियर हुआ। सम, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, सब कुछ क्लियर है। नहीं, ये आप लोग को लगता है, कभी ऑफलाइन क्लासेस मेरी अटेंड करके देखना। मेरी क्लास में बच्चे इतना हंसते हैं, मैं कहीं पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता हूँ तो मैं पहले बता करके रखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि सर बाहर तक आवाज आएगी बच्चों के हंसने की, ठीक है। तो बोलते हैं क्यों, मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए कभी ऑफलाइन क्लास अगर मौका मिले तो हम देखेंगे। बच्चे हंसते हैं, मैं हंसा के, मेरा भी यही मानना है, मैं हंसने के लिए पिटा भी हूँ अपनी क्लासेस में, बचपन में, चाइल्डहुड डेज की बात है। और जिस मैडम ने मारा था मुझे तो सबसे खतरनाक ये लगा। मैं मतलब एक बात बता, मैं 8th क्लास में था, तो एक मेरी मैम थी, रीता मैम, तो मैं हमेशा आगे वाली ये रो में बैठा करता था। तो वो कहते थे कि विकास मैं क्लास में आती हूँ
मैरिड थी, जज मत कर लेना, ठीक है, ये बताना जरूरी है, ठीक है, मैरिड थी, बच्चे भी थे। तो आई और बोली कि विकास मैं तुम्हें देखती हूँ क्लास में हंसते हुए ना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास टीचर थी। मैंने कहा थैंक यू मैम। तो मैं ऐसे जानबूझ के नहीं हंसा था, मेरी आदत थी स्माइल करने की, हंसने की। काफी टाइम हो गया, 6-8 महीने के बाद जब वो क्लास में आई, तो भाई जनरल गुड मॉर्निंग मैम मुस्कुराए कहना, तो पकड़ के पीट दिया मुझे। मैं रोने लगा, हर दिन अप्रिशिएट करती है, आज मार दिया। तो मैं भी मुंह फुला के बैठ गया। लंच वंच हुआ, जब छुट्टी हुई तो आकर के मेरे से बोला सॉरी। मैंने कहा कि मैं क्यों सॉरी, आप टीचर हो, आप मेरे से सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि ना मेरे दांत में दर्द था। तो मैंने कहा तो मुझे क्यों मारा? पहले तो हंस रहे थे, पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, आज पीट दिया। तो दांत में दर्द आपके और पीट रहा हूं मैं, ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, तो खैर बाद में सॉरी बोला और घर पे ले जाकर के बिस्किट खिलाई मुझे, वो क्रीम वाले बिस्किट। मैंने कहा ये सही तरीका है, पहले पीट दो फिर क्रीम बिस्किट खिला दो, ये भी ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले। तो मेनी हो गया, मच हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया। ठीक है, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में और क्या बचता है, ईच और एवरी तो हम देख लेंगे। टाइम हमारे पास कितना है, मैं एक बार ये चेक कर लूं। आधे घंटे का टाइम है। आधे घंटे में मैं आपको एक काम करते हैं बच्चों, सुनो। अभी अभी प्रोनाउन में थोड़ी बहुत चीजें बचती है। ईच और एवरी में डिफरेंस बचता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बचता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो खतरनाक टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। मैं फटाफट वो आपको पढ़ा देता हूँ, वो अगर आप पढ़ लोगे तो फिर थोड़ा सा और भी रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे में आपको ये वोकैब्स पढ़ोगे। क्या कहते हो, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊं या वोकैब्स? जैसा कहोगे वही पढ़ाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वोकैब्स, रिलेटिव प्रोनाउन, वोकैब्स या प्रोनाउन? वोकैबुलरी ये ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट बच्चे बोल रहे हैं वोकैब्स। मुझे तो इंग्लिश ही अच्छी लगती है। चलो एक काम करते हैं, देखो वैसे वोकैब्स मैं पढ़ा दूंगा, बट मैं कहूंगा आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े लो। छोटा मतलब है काफी लेंदी, बट आधे घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। फिर अगली क्लास में पक्का वोकैब्स पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो प्रोनाउन की टेंशन थोड़ी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि प्रोनाउन बहुत लेंदी टॉपिक होता है। ठीक है, एक बार फटाफट दे। और स्लाइड की टेंशन प्लीज मत लेना, मत नॉक करना बीच में कि सर स्लाइड दिखा दो। ठीक है, और अभी कुछ लिखना भी मत, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ऊपर दिख रहा होगा, इतना ऊपर, हाँ दिख रहा है। Which that, और क्या लिखा जा सकता है, where मत लिखो अभी, which ही लिखो दोबारा, where, when। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इसके लिए स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल, कोई प्लेस हो, वेयर, कोई भी टाइम हो, व्हेन। और यहां मैं मार्क कर रहा हूं VVI, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग,
none, the same, the only, कोई एक सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वैसे तो होते बहुत सारे हैं, ऑल है, पर्सन प्लस थिंग है, ट्रीज एंड प्लांट्स लिख देता हूँ, ऑल वगैरह मत पढ़ो, ट्रीज प्लांट्स। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो दैट। अब आप कहोगे ये आप क्या समझा रहे हो, सुनना बात ध्यान से। टाइम लगेगा अभी अंजलि, थोड़ा टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में। देखो मैंने ये कहा कि जब भी हम हु, whom, which वगैरह इन सब का यूज करते हैं, चाहे वेयर का चाहे व्हेन का, तो बेसिकली ये सेंस क्या देते हैं, क्वेश्चन टाइप का। जैसे आप देखो हु का यूज करो तो हु की मीनिंग क्या आती है, कौन, है ना। जैसे आप कहते हो कि हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा है, तो ये क्वेश्चन पूछना हो गया। तो जब क्वेश्चन पूछना हो गया तो इसे सिंपली हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब आप कहते हो कि वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, तो वेयर का यूज हमने क्वेश्चन पूछने के लिए कर दिया, तो मैं कहूंगा कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कहूं कि व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे, ठीक है, तो मेरे पैसे कब, तो जब यहां पर व्हेन का सेंस आ गया कब, यानी कि ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हर बार हु की, whom की, which की, that की, when की या where की मीनिंग सिर्फ कौन, किसे, कब, कहां नहीं होती है। इसकी मीनिंग एक दूसरी भी होती है। इसकी मीनिंग होती है जो, जिसे, जिसने, जब, जहां। अब आप सोच के देखो, वेयर की दो मीनिंग होती है, एक मीनिंग होती है कहां और एक होती है जहां। जैसे आपसे कहा जाए कि वेयर इज माई मनी, चाहे वेयर इज माई वॉलेट, मेरा वॉलेट, मेरे पैसे कहां है, तो जवाब क्या आता है कि सर्च वेयर यू हैव केप्ट, खोजो जहां तुमने रखा है। सर्च वेयर यू हैव केप्ट, यहां तो वेयर से तो कहां का सेंस नहीं आ रहा है, यहां पर सेंस आ रहा है कि सर्च करो जहां तुमने रखा है। हम कहते हैं व्हेन यू विल सी मी, तुम मुझसे कब मिलोगे, तो यहां पर व्हेन की मीनिंग आ गई कब। लेकिन मैं अगर आंसर ये करूं व्हेन विल यू से, व्हेन यू विल से, जब तुम कहो, तो यहां पर व्हेन की मीनिंग क्या आ गई, जब। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि इनकी दो मीनिंग होती है, एक तो क्वेश्चन पूछने के लिए कब, कहां, कौन, किसने, और एक मीनिंग होती है जब, जहां, जो, जिसने। तो जब भी इनसे अगर मीनिंग जब, जहां, जो, जिसने का आ जाए तो इनको नाम दिया गया है इन्हीं को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनको क्या कहेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन। फाइन। तो अब यहां पर यह समझना है कि अच्छा अभी इनिशियली ये नहीं सोचना है कि हु और हुम में क्या डिफरेंस है। अभी आपको बस ये मानना है कि हु और हुम तब आएगा जब लिविंग थिंग हो, विच तब आएगा जब नॉन लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आता है। अगर कोई स्मॉल एनिमल जैसे रैट है, कैट है, इसके लिए क्या आ जाएगा, दैट। अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल हो जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, तो क्या आ जाएगा, विच। कोई प्लेस है तो प्लेस के लिए वेयर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्लेस के लिए हम व्हेन का तो यूज नहीं करेंगे, वेयर का यूज होगा। और अगर कोई टाइम है तो व्हेन। और इसे मैंने लिखा है वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जो भी है, नन, द सेम, द ओनली, सबकी एग्जांपल्स दूंगा। सुपरलेटिव डिग्री, ये सब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तीन तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव है। और ट्रीज हो, पेड़ पौधे हो, प्लांट्स हो, तो इनके लिए आपको क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है। ठीक है, इतनी बात बहुत सिंपल है। तो इन सब की मीनिंग मैं लिख दूं यहां पे, इन सब की मीनिंग होती है जो, जिसने, जब, जहां, ऐसी ही टाइप की मीनिंग इनकी आती है। तो इन्हें हम क्या समझ लेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन के आगे मतलब यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। पहला स्ट्रक्चर कि कोई वर्ब आ जाए।
वर्ब आ जाए और यहां मैंने कर दिया डॉट, आगे से मतलब नहीं है, इसके जस्ट बाद क्या आया वो हमें ढूंढना है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाए कि यहां पर आ जाए एक सब्जेक्ट और आ जाए एक वर्ब। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब सेंटेंस में आप किसी भी तरह की एक वर्ब का यूज करो तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि वर्ब का सिलेक्शन सिंगुलर या प्लूरल वो हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, कहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो अगर यहां पर ये जो वर्ब है तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग, भाई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वेरी सिंपल। तो यहां तो कोई पंगा नहीं है सेकंड वाले पॉइंट में, पंगा कहां पे है, फर्स्ट वाले पॉइंट में, कि सर यहां पर ये जो वर्ब है ये वर्ब मैं किसके अकॉर्डिंग यूज करूं। देखो ये है रिलेटिव प्रोनाउन और इनके पहले आता है ये सब, तो इनको क्या नाम देंगे बच्चों, इसको नाम देते हैं, मैं ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं समझ आए तो मैं स्पेल आउट कर दूंगा। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि अगर लिविंग थिंग है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन इनके बदले आता है, इन्हीं को कहा जाता है एंटीसीडेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके जस्ट पहले जो होगा इसे हम क्या नाम देंगे, एंटीसीडेंट का नाम देंगे। एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वर्ब होती है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग, कहते हैं ये सारी वर्ब आपको इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। देखो इट इज आई हु हैज कॉल्ड यू। सिंपली आप पढ़ के देखोगे तो यहां पर मीनिंग आएगी कि ये मैं ही हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। तो जिसने का सेंस आ गया, तो जब जिसने का सेंस आ गया तो आप देखो यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर देखो हु की मीनिंग कौन नहीं है, कह रहे इट इज आई, मैं ही हूं जिसने तुम्हें बुलाया, तो यानी कि यहां पर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो सर इसका एंटीसीडेंट जरूर कुछ होगा। मैंने क्या कहा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका एंटीसीडेंट कहां होता है, इसके जस्ट पीछे। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट कहां है, इसके जस्ट पहले। क्या है देखना यहां पर आई, ये क्या बन गया इसका एंटीसीडेंट। अब आप चेक करोगे कि आई लिविंग पर्सन होता है कि नहीं, हाँ जी होता है। तो लिविंग पर्सन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग हु या हूं, अब आप कहोगे हुम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, हु या हुम, हमने कर दिया ये लिविंग है, आई हमने कर दिया हु, यहां तक बात कंफर्म होगी। अब अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन के आगे की बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आप पढ़ के देखो ये जो है ये वर्ब है, ये वर्ब है या क्या है, ये जो है यहां पर ये वर्ब है या सब्जेक्ट है, सर ये तो वर्ब है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के आगे अगर वर्ब आ जाए, देखो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, इसका एंटीसीडेंट क्या है आई। अब आप चेक करेंगे आई के अकॉर्डिंग हैज आता है या हैव आता है, आई के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, हमें पता है आई हैज नहीं होता, आई के साथ क्या आता है हैव आता है, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग था, हैज की जगह हैव करना चाहिए। ये कमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। बात समझ आई इतनी, यस और नो? क्या इतनी, अभी बताऊंगा, अभी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बस इतने का आंसर करो। क्या इतनी बात समझ आई है आपको कि ये कैसे कैसे ये सेंटेंस के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक और भी एग्जांपल देकर समझाता हूं। These are the chairs which was sold। अब मैं जितना पूछूंगा अब आप सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब मैं जितना पूछूंगा, जिसको नहीं समझ आया, जो बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट कर दो, वो लोग स्पेशली आप लोग आंसर जरूर करना। मैं जितना पूछ रहा हूं, These are the chairs which was sold, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, बस इतना आंसर करते जाओ, स्टेप वाइज आंसर करो, स्टेप वाइज आपको समझ आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे आंसर करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी फील हो। क्या है यहाँ पर, विच, वेरी गुड वेरी गुड। विच वर सोल्ड, ये कौन है, सपना, क्या हो गया, विच वर सोल्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन विच है ना,
विच वर सोल्ड कहां से है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एंटीसीडेंट क्या है? आस्था। वेरी गुड, वेरी गुड। दीज कहां से आ गया? कौन है ये दीज वाला? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? यहां पर मैंने क्या पढ़ा है? इतना बच्चों का दिमाग रखो। इनोसेंट, अरे ये कौन है? सोल्ड। और ये कौन है? नॉन लिविंग थिंग। यहां नॉन लिविंग थिंग तो लिखा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। नॉन लिविंग थिंग लिखा है क्या यहां पे? मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने नॉन लिविंग थिंग कहीं नहीं लिखा है यार। जो लिखा है वो बताओ ना। क्या हो गया? नींद आने लगी? ज्यादा हो गया? जो लिखा है वो बताओ। सिंपल सी बात है। यहां पर एंटीसीडेंट क्या दिख रहा है? क्या बताया है? इनके जस्ट पहले जो आता है उसे एंटीसीडेंट कहेंगे। मैं यहां पर थोड़ी ना पूछ रहा हूं कि विच का एंटीसीडेंट क्या है, मैं तो यहां पूछ रहा हूं कि विच का एंटीसीडेंट क्या है। सिंपल सी बात है, दिख रहा है द चेयर्स। खत्म, आसान है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट है या वर्ब है? ये मत बताना कौन सी वर्ब, सब्जेक्ट है या वर्ब है, बस इतने का आंसर कर दो। सब्जेक्ट है या वर्ब है? वर्ब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है बच्चों? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है तो ये किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट। देखना इसका एंटीसीडेंट जो मुझे यहां दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? द चेयर्स। अब फाइनल इसे करेक्ट करो। देखो हर्ष का आंसर पहले आ गया, आस्था का भी आ गया, इसे करेक्ट कर लो सारे बच्चे। जिसने कहा था रिपीट करो, स्पेशली वो बच्चे जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो समझो कि आप समझ रहे हो। यहां पर क्या होना चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन विच, ठीक है। एंटीसीडेंट द चेयर्स, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ गई, किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। सर चेयर्स तो प्लूरल है, वाज तो सिंगुलर वर्ब है, क्या करेंगे? वाज को हटाओ, कर दो वर, सेंटेंस हो गया हमारा करेक्ट। कहां मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो घबरा मत, और भी देखो, और भी देखो एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, करेक्ट करेंगे सारे बच्चे। करेक्ट, अगर गलत है तो लिखो रॉन्ग, अगर सॉरी अगर गलत है तो इसे करेक्ट करो, और अगर राइट है तो लिखो करेक्ट। अगर गलत है तो इसमें करेक्शन करो। क्या करेक्शन होना चाहिए? KUN, कुंदन, कुणाल, जो भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पूजा करेक्ट लग रहा है। मैंने ये लिखा आस्था कि दीज आर द बुक्स विच हैज बीन बॉट। ये वही किताबें हैं जिन्हें खरीदी गई है। दीज आर द बुक्स विच हैज बीन बॉट। स्टेप जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था वो स्टेप फॉलो कर लो। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? सर विच है, ठीक है जी। एंटीसीडेंट क्या है? इसके जस्ट पहले क्या आया है? द बुक्स, ठीक है सर, ये एंटीसीडेंट मान लिया। तीसरा स्टेप क्या बताया था? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये क्या है? सर वर्ब है। चौथा स्टेप क्या बताया था? कि जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। सर एंटीसीडेंट के जगह पे ये जो द बुक्स लिखा गया सर ये प्लूरल है, ठीक है जी। और वर्ब जो है यहां पर हैज, सर ये सिंगुलर है। गलत हो गया, क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। हो गया करेक्ट, हो गया करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? लॉजिक समझ आया? यस और नो? क्या कहते हो, लॉजिक समझ आया या नहीं आया? ये जिसने कहा था रिपीट कर दो, आप लोग भी वो बच्चे बताएंगे समझ आया या नहीं आया, प्रॉब्लम है या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन, अगला एक और क्वेश्चन देखो।
डिसाइड करो राइट या रॉन्ग। राइट है तो लिखो करेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो इंप्रूव कर दो क्या होना चाहिए। बट जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, जल्दीबाजी में नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे आप लोग, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी में चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। समझ आ जाता है पर एक्सरसाइज करते वक्त वो आदत नहीं छूटती, जो फिट लग रहा है वो आंसर कर देते हैं। ये आदत सुधारने ही आया हूं मैं, ये आदत ही सुधारने आया हूं। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, इंग्लिश बोलना छोड़ो और प्रैक्टिस शुरू करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश बोलना छोड़ दो नहीं तो वही होगा, सेट करते रहेंगे हम और गलत होता रहेगा, ठीक है। ये बस काम हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये सेंटेंस करेक्ट है और मुझे खुशी हो रही है कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रहा था इस वाले स्ट्रक्चर की, कि इसके बाद वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद वर्ब। आपने ये छोड़ ही दिया, जिसने लिखा है ना कि इनकरेक्ट है या वर्ब होना चाहिए उन्होंने ये छोड़ दिया। आप देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो एंटीसीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, होम, एंटीसीडेंट क्या है, द किड्स, इसके बाद ये वर्ब है या सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद तो वर्ब है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात। इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कहीं वर्ब तो नहीं है, यहां तो आई लिखा हुआ है, आई एक वर्ब नहीं है। तो जब यहां पर एक सब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग, अभी तो बताया। यहां पर अगर आगे एक सब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ क्या आता है, वॉज ही तो आता है, ठीक तो था, सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। जिस जिस बच्चे ने आंसर किया है कि सर वर्ब होगा, समझ आया या नहीं आया, एक बार मुझे बताओ आप लोग, समझ आया या नहीं आया कि हाँ सर यहां पर ये सेंटेंस कैसे सही हुआ। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब नहीं है, क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट स्किप नहीं करना है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एक पॉइंट और भी देखते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियोस वगैरह देखते हो तो आज और कल में मैंने यही वाला पॉइंट पढ़ाया था। मैं फिर से इसे VVI मार्क करता हूं, समझेंगे ध्यान से और ये बात याद रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट वर्ड नहीं भूलना है। बोल करके जहां भी बैठे और बोलो ताकि ये वर्ड आपके माइंड में जाए। एंटीसीडेंट बोल करके चेक करो, वर्ब अगर जस्ट बाद है तो वर्ब एंटीसीडेंट, किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, किड्स है ना, लिविंग है, तभी तो होम आया, विच कर देता तो गलत हो जाता। बात समझ आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने होम का यूज किया। यहां पर अगर मैं दैट कर लेता गलत, यहां पर विच कर देता गलत, यहां पर वेयर करता गलत, व्हेन होता गलत हो जाता वो, ठीक है। 2 पॉइंट्स में बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रक्चर कहता है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, मैंने आज ही पढ़ाया था ये YouTube पे, और इसके बाद आ जाए एक रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हो ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और फिर आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन। देखो जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे होता ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे पढ़ाना नहीं होता है। आपके पेपर में, आपके एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये आसान करके पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जब अगर आप किसी टीचर की डेमो क्लास लेने जाओ, किसी कहीं भी अगर नई जगह जा रहे हो, तो 2-4 टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में, जनरली कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है। मतलब मैं ऐसे नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मतलब जो फैक्ट है बता रहा हूं, क्योंकि वो 2-4 टॉपिक्स इतने डेंजरस होते हैं कि उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें पहले नंबर का होता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर होता है जेरेंड,
फिर होता है फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब, फिर होता है आपका पार्टिसिपल। ये 4 टॉपिक्स इतने खतरनाक होते हैं कि जल्दी किसी का इस पे कमांड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको आसान करके पढ़ा रहा हूं ताकि पेपर में आप देखो और आंसर करके आओ। अदरवाइज इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन किसी कभी भी नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके टाइप्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, कॉन्टिन्यूटिव एंड नॉन कॉन्टिन्यूटिव। तो अगर मैं वो पढ़ाने बैठूं तो ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना तो आपके पास, क्योंकि अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपके रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे आसान करके पढ़ा रहा हूं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको यहां पर होगी थोड़ी देर में कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन होगी कि अभी मैंने आपके माइंड में एक बात फीड की है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, ये सब समझ आ गया हमें कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक केस होता है जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट नहीं होगा, वो कहीं दूर भाग जाता है। कैसे? देखो, अगर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट आप जाहिर सी बात है इसे मान लेंगे, ये क्या बन गया? एंटीसीडेंट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसे हो तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये नहीं होगा, ये क्या होगा? ये प्लूरल, सॉरी ये ओनली वन हो जाएगा, ये प्लूरल नाउन। यही वाला तो केस आपको याद रखना है, बाकी तो हर जगह रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला एंटीसीडेंट हो रहा है, बस एक ही क्या केस याद रखना है, क्या? तो अगर ओनली वन ऑफ आ जाए तो दैट्स इट। अब ये बात हमने इंपॉर्टेंट क्यों मानी? ये सर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। लेकिन अगर इसके बाद वर्ब आ गई, सपोज यहां पे वर्ब और यहां पे वर्ब, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग? इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो ये ओनली वन है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, और ये प्लूरल है तो ये हमेशा प्लूरल। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स which was sold। वेरी सिंपल। अब यहां पर आप लॉजिक समझेंगे। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? which, ठीक है सर। एंटीसीडेंट क्या है? तो हमने देखा स्ट्रक्चर क्या लिखा गया? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। और अगर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो एंटीसीडेंट क्या बना? प्लूरल नाउन। वेरी सिंपल। यानी कि यहां का एंटीसीडेंट क्या हो गया? ये द बेस्ट कार्स, ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट। ठीक है सर। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सर्च करो यहां पर ये सब्जेक्ट है या वर्ब। सर ये तो वर्ब है, तो इस वर्ब का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग? सर एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो एंटीसीडेंट तो कार्स है ना, द बेस्ट कार्स है, तो ये तो प्लूरल है। वर्ब कैसे आ गई? वाज, गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए, करेक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर इसी सेंटेंस को, इसकी मीनिंग पता है क्या है? अगर वन ऑफ द बेस्ट कार्स मतलब बहुत सारी अच्छी कार्स में से एक, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया गया होता, दिस इज द ओनली वन ऑफ द बेस्ट कार्स विच वॉज सोल्ड। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दूं तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। अब इसका एंटीसीडेंट पता है कौन सा है? देखो, इसका एंटीसीडेंट ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? द ओनली वन। अभी तो आपको स्ट्रक्चर बताया था यहां पे कि अगर ऐसा है तो द ओनली वन इसका एंटीसीडेंट बन जाएगा। अब हमें यह देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये जो है ये वर्ब है या सब्जेक्ट है? सर ये तो वाज वर्ब है। अब उस वर्ब का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग? मैंने क्या बताया था? जो एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या ये ठीक है? कह रहा है द ओनली वन। सर ओनली वन तो सिंगुलर का सेंस आ रहा है, सर वहां सिंगुलर वर्ब है। सर परफेक्टली फाइन है, कोई एरर ही नहीं है। बात समझ आई? यस सर, नो, फाइनल। खत्म करने जा रहा हूं इसे, अभी थोड़ी देर में स्लाइड दिखा दूंगा। पहले ये बताओ कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं आया सबको? देखो इतना आसान मैं अब इससे ज्यादा आसान नहीं बना सकता, ये सबसे इजी करके बता रहा हूं, और वो भी सबसे कॉम्प्लिकेट चीज को, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है उसको सबसे इजी करके मैं आपको समझा रहा हूं। और इसमें भी अगर दिक्कत है तो दिक्कत है, समझ रहे हो ना? अगर इसमें भी दिक्कत है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये समझ आ गया सबको? किसी बच्चे ने एक मैसेज किया था कि
पता नहीं क्या था मैसेज, अभी कमेंट था कि सर फिर रिलेटिव प्रोनाउन का कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसे करके कहते हैं कि नहीं लेना देना है। अभी भी ये दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग है। पता है क्यों रॉन्ग है? इस बेसिस पर रॉन्ग नहीं है कि वहां पर वर यहां पर वाज, कहता है नहीं रॉन्ग है। क्या? ध्यान दो यहां पे, अब आपको मैं बता रहा हूं क्यों रॉन्ग है। कहां पे गया ये स्लाइड, ध्यान से देखना बच्चों। क्या लिखा गया है? ये सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या लिखा गया है? द ओनली। याद रखना माइंड में थोड़ी देर के लिए, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या चाहिए? दैट। द ओनली सुपरलेटिव हो तो दैट, द ओनली सुपरलेटिव हो तो दैट। सुपरलेटिव हो है ना सुपरलेटिव डिग्री। आप कहोगे कार्स, अकेली कार्स यहां पर एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये पूरा अंडरलाइन किया। द बेस्ट कार्स, कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री आई? हाँ जी बेस्ट, बताया था ना अभी, बेस्ट लार्जेस्ट सुपरलेटिव है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है सुपरलेटिव के लिए? दैट। ये सेंटेंस रॉन्ग था, क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। यहां का एंटीसीडेंट क्या है देखना, द ओनली। याद करवाया था द ओनली और सुपरलेटिव तो क्या आता है? दैट। ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। क्लियर हुआ? फाइनली खत्म कर रहा हूं। ये लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट, आपके पेपर के लिए कंप्लीट हो गया। नींद खुल गई चलो आप लोग की खुल गई, मुझे आ रही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डेफिनेटली मैं असाइनमेंट करवाऊंगा आप लोगों से। कहा था ना आप लोगों से कि अभी असली इंग्लिश बाकी है, ये चल रही है आपकी ओरिजिनल इंग्लिश। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ एक एक करके दिखा रहा हूँ ज्योति, रुक जाओ अभी दिखा रहा हूँ। ये है फर्स्ट स्लाइड, आप लोग देख लो। लास्ट स्लाइड मतलब क्या? लास्ट या फर्स्ट? लास्ट या फर्स्ट ये बताओ मुझे। सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड, दिखा रहा हूं, इसके बाद लास्ट स्लाइड हो जाएगी। स्वीटी मुझे पता है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि लास्ट या फर्स्ट। इन्होंने कहा लास्ट। ज्योति और जो भी, दिस इज द लास्ट स्लाइड। आप तो ध्यान से देखो, यहाँ तो दिखता नहीं है, यहाँ पर लिखा है 17/17, मतलब 17 स्लाइड है, उसमें से ये 17th स्लाइड है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब बताओ आपको कौन सा चाहिए? यही चाहिए ना? ठीक है फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को पहली स्लाइड चाहिए। मैंने बोल दिया आस्था, और होपफुली वो करवा भी देंगे। ठीक है, होपफुली वो करवा देंगे। क्लास में बताया था प्रीवियस होता है। हाँ प्रीवियस होता है, मतलब ये पहली स्लाइड। अच्छा सर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्यूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव में है तो गायत्री अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है सर, सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल बता दो एक बार। सुपरलेटिव वो होता है जिसमें एसटी या ईएसटी या फिर मोस्ट का यूज करते हैं। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, है ना, लॉन्गेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज है। ठीक है गाइस, मिले अगली क्लास में। थैंक यू। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आया, इसलिए मजा आया। थैंक यू, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।